तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भारत में एक कह सकते हैं एक बड़ी साजिश में शामिल पाए गए हैं। बात इतनी सीरियस है कि एनआईए कोर्ट ने 7 विदेशियों को सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और उन पर जो धाराएं लगी हैं वो भारत के सबसे सख्त कानूनों में से एक हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जी हां, कुल 7 विदेशी नागरिकों को भारत की टॉप काउंटर टेररिज्म एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सुनिए, ये कोई आम मामला बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम ये जानेंगे कि ये लोग कौन हैं, कहां से हैं और इन पर आरोप क्या हैं, कहानी बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है यूएपीए के तहत, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। ये वही कानून है जो आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर लगाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। तो ये 7 लोग हैं कौन? इनमें से 6 हैं यूक्रेन के नागरिक और 1 है अमेरिकी। अब यहीं पर दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना। एक तरफ यूक्रेन जो खुद एक भयानक जंग लड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका। इन दोनों देशों के नागरिकों का भारत के एक संवेदनशील इलाके में एक साथ पकड़ा जाना, ये अपने आप में ही बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल फिगर है, जो मुख्य किरदार है, वो है ये अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई आम टूरिस्ट नहीं है। इसका नाम दुनिया के कई सबसे विवादित और खतरनाक इलाकों में पहले भी गूंज चुका है। जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये है कौन, तो कई पहचान सामने आती हैं। ये खुद को पत्रकार कहता है, एक्टिविस्ट बताता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी है, और तो और खुद को एक स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर भी कहता है। इतनी सारी पहचानें, लेकिन इसकी असली पहचान क्या है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसका जो इतिहास है, जो इसका पास्ट है, वो देखने लायक है। वैन डाइक का नाम हमेशा उन देशों में सामने आया है जहां की सरकारें अमेरिकी हितों के खिलाफ मानी जाती थीं। चलिए जरा इसकी प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं कि ये कहां-कहां एक्टिव रहा है। तो देखिए, इसका सफर शुरू होता है 2011 में। ये लीबिया के सिविल वॉर में गद्दाफी के खिलाफ लड़ रहा था। वहां इसे 5 महीने से ज्यादा प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्धबंदी बनाकर भी रखा गया। वहां से छूटने के बाद इसने अपना खुद का एक संगठन बनाया, सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। और उसके बाद तो ये रुका ही नहीं। इसकी एक्टिविटी सीरिया में, इराक में और तो और वेनेजुएला जैसे संघर्ष वाले इलाकों में भी देखी गई है। तो ये जो इसका संगठन है, सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल या SOLI, ये करता क्या है? असल में ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है उन विद्रोही गुटों को ट्रेनिंग देना, हथियार देना और सपोर्ट करना जो वैन डाइक के हिसाब से दमनकारी शासनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वैन डाइक खुद अपने मुंह से ये कहता है, और ये उसका कोट है, मैंने दमनकारी शासनों को उखाड़ फेंकने के लिए खुद हथियार उठाए हैं। जहां जरूरत होती है मैं वहां जाता हूं, लोगों को प्रशिक्षित करता हूं, उन्हें हथियार देता हूं। मतलब ये अपने इरादे बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा आदमी जिसका इतिहास लीबिया, सीरिया और इराक से जुड़ा है, वो भारत के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा था? इसकी गिरफ्तारी ने इस पूरे क्षेत्र की सेंसिटिविटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखिए कि ये लोग भारत में घुसे कैसे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये ग्रुप दिल्ली या कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरा। वहां से ये लोग गए असम के गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से मिजोरम में दाखिल हुए और उसके बाद अवैध तरीके से इल्लीगली बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार पहुंच गए। पूरा एक सोचा समझा रास्ता। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इलाका इतना सेंसिटिव है क्यों। देखिए, ये वो जगह है जो भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं, से जोड़ती है। यहां स्थानीय विद्रोही गुटों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, जो भारत विरोधी ताकतों के लिए एक पनाहगाह मानी जाती है, और पास में ही जातीय रूप से अस्थिर मणिपुर है। इसीलिए यहां विदेशियों को जाने के लिए स्पेशल परमिट यानी PAP या RAP की जरूरत होती है। कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। तो इन पर आरोप क्या लगा है? आरोप यह है कि ये लोग म्यांमार में भारत विरोधी ताकतों को, विद्रोहियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि उन्हें यूरोप में बने ड्रोन्स भी सप्लाई कर रहे थे। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसकी सीधी आंच भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर आती है। तो अब इस मामले को जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं, इसके जियोपॉलिटिकल एंगल को समझते हैं, क्योंकि ये गिरफ्तारी कई बड़े सवाल खड़ी करती है। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? यहां एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है।
जरा गौर कीजिए, वैन डाइक जिन जिन जगहों पर एक्टिव रहा है, चाहे वो गद्दाफी के खिलाफ लीबिया हो, असद के खिलाफ सीरिया हो या मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला, उन सभी जगहों पर अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का भी एक ही मकसद रहा है, सत्ता परिवर्तन। अब इसे महज संयोग कहा जाए या कुछ और, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये बात भी साफ कर देना जरूरी है कि वैन डाइक हमेशा इस बात से इनकार करता है कि वो CIA का एजेंट है। उसका दावा है कि उसने एक बार कोशिश जरूर की थी, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गया था, इसलिए उसे नहीं लिया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने। इस बीच इंटरनेशनल लेवल पर एक और थ्योरी चल रही है, एक संभावित कैदी की अदला बदली की। क्या ये गिरफ्तारी एक बड़ी डिप्लोमेटिक डील का हिस्सा बन सकती है? क्या मैथ्यू वैन डाइक को उस भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के बदले में छोड़ा जा सकता है, जिसे अमेरिका चाहता है? ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। आखिर ये मैथ्यू वैन डाइक है कौन? क्या वो सच में एक फ्रीडम फाइटर है, या फिर एक भाड़े का सैनिक, एक मर्सनरी, या फिर वो किसी बड़ी खुफिया एजेंसी का एक एसेट है, एक मोहरा? और जाहिर है इस पूरे मामले का असर भारत और अमेरिका के बीच जो नाजुक रणनीतिक रिश्ते हैं उन पर क्या पड़ेगा, ये देखना बहुत अहम होगा, खासकर एक ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर पहले से ही थोड़ा तनाव बना हुआ है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल जो ये पूरी घटना हमारे सामने छोड़कर जा रही है कि भारत के सबसे संवेदनशील इलाकों में इस विदेशी दखलंदाजी के पीछे की पूरी और असली कहानी आखिर है क्या? इस एक सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है और शायद इसी में कई राज छुप